नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी साहित्य की क्लास में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भक्ति काल को, ठीक है। और उसमें हमने कल की क्लास में निर्गुण धारा में जो ज्ञानाश्री शाखा थी उसके बारे में पढ़ा था। आज हम उसी निर्गुण धारा में प्रेम मार्गी शाखा कह सकते हैं या आप सूफी शाखा के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से सूफी संत थे, ठीक है। इसके अलावा एक बात और कि हमने आदिकाल को देख लिया है। आदिकाल के जो मेन पॉइंट थे उसको हमने पढ़ा था। तो कल मैं आपके लिए एक क्वेश्चन आंसर की वीडियो लेके आऊँगी, तो आपने आदिकाल को रिवाइज कर लेना है ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से साथ के साथ आपकी रिवीजन होती चलेगी। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। निर्गुण धारा में आज हम पढ़ेंगे प्रेम मार्ग की शाखा, ठीक है। तो भारत में सूफी धर्म का जो प्रचार प्रसार कब हुआ? 12वीं शताब्दी में हुआ। किसने किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो सूफी धर्म कह सकते हैं, इस्लाम धर्म कह सकते हैं, उसमें दो विचारधाराएं थी। एक शरा या सनातनी कह सकते हैं, एक वेशरा जिसको सूफी कह सकते हैं, ठीक है। आगे ये संप्रदाय दिए हुए हैं, इनसे थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि चिश्ती संप्रदाय था, सोहरावर्दी संप्रदाय था, कादरी संप्रदाय था, नक्शबंदी संप्रदाय था, ठीक है। उसके बाद जो संप्रदाय हैं इनके प्रवर्तक कौन हैं, आदि प्रवर्तक कौन हैं, और इनका जो समय मतलब कौन सी शताब्दी में ये थे, तो ये थोड़ी सी आपने चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले हम चिश्ती संप्रदाय की बात करें तो आदि प्रवर्तक इनके माने जाते हैं आबू अब्दुल्ला चिश्ती, ठीक है, आबू अब्दुल्ला चिश्ती। और भारत में इसके प्रवर्तक माने जाते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना। और समय था 12वीं शताब्दी, ठीक है, 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। आगे सोहरावर्दी संप्रदाय हैं। इसके जो भारत में प्रवर्तक थे वो जलालुद्दीन सुर्खपोश थे और 13वीं शताब्दी में इसका जो आगमन था पूर्वार्ध में, ठीक है, तो ध्यान रखना है। कादरी संप्रदाय, इसके जो भारत में प्रवर्तक थे बदंगी मोहम्मद गौस थे, 15वीं शताब्दी का समय था। नक्शबंदी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे मोहम्मद बाकी जा गिल्लाह बैरंग, आप कह सकते हैं। आदि प्रवर्तक भी थोड़े से ध्यान देना है तो दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये प्रवर्तक तो आपने अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद ये एक मेन शब्द है जो आपने ध्यान रखना ही रखना है। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते थे। सूफी दर्शन को तसव्वुफ तसव्वुफ कहते थे, ठीक है। तो इस शब्द को आपने ध्यान रखना है कि सूफी दर्शन को क्या कहा जाता था, ठीक है। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में अलग अलग शब्द दिए हुए हैं, तो किस शब्द का क्या अर्थ लिया जाता है ये भी आपने थोड़ा सा याद रखना है। तो सूफ शब्द का अर्थ होता है ऊन, सफ थोड़ा थोड़ा अंतर है, ध्यान रखना है। सूफ का ऊन अर्थ होता है, सफ का अर्थ होता है पंक्ति, सूफा का चबूतरा होता है, सोफिया का विद्या होता है, और सफा का पवित्र या निर्मल। तो एक आधा ये इसमें से पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ का भी आपने थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। उसके बाद सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के जो प्रथम कवि हैं और किसके अनुसार प्रथम कौन से कवि हैं, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं कि असाइत, इम्पोर्टेंट नाम है आपके लिए। असाइत को ये कहते हैं कि प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि असाइत हैं, और इनकी रचना है हंसावली। और कब मतलब कि इसका जो समय है हंसावली का वो था 1370 ईस्वी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा किसे मानते हैं? मुल्ला दाऊद को मानते हैं। चंदायन इसकी रचना है, ठीक है। तो आगे राम कुमार वर्मा चंदायन को मानते हैं, ठीक है। और 1379 समय था, वर्ष था। और चंदायन मतलब रचना है किसकी है? मुल्ला दाऊद की है, ठीक है। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ईश्वर दास को मानते हैं, सत्यावती उनकी रचना है और 1501 उसका समय था। फिर रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कुतुबन प्रथम कवि हैं प्रेम मार्गी शाखा के, और मृगावती उनकी रचना है। तो ये रचनाएं भी याद रखनी है। असाइद की हंसावली है, मुल्ला दाऊद की चंदायन है, ईश्वरदास की सत्यावती कथा है, कुतुबन की मृगावती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद असाइत कृत हंसावली का जो रचना स्रोत विक्रम बैताल की कथा है, इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी है, ठीक है। राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है, ठीक है।
डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा? लोर कहा मतलब ये नाम है, क्या कहा है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को? लोर कहा या लोर कथा नाम से अभिहित किया है। उसके बाद हिंदी के प्रमुख सूफी कवि कौन कौन से हैं? तो ये टेबल है, अच्छे से याद रखना है। ये छंद भी पूछे जाते हैं, भाषा भी पूछ ली जाती है। तो हंसावली का जो समय है वो 1370 है। असाइत इसके कवि हैं। राजस्थानी भाषा चौपाई और दोहा छंद हैं। उसके बाद चंदायन याद रखनी है। 1379 इसका समय है। मुल्ला दाऊद इसके कवि हैं। अवधी भाषा और चौपाई दोहा छंद हैं। उसके बाद सत्यावती कथा आ जाती है। देखनी है तो सारी देख लेना, लेकिन मेन तो आपने जरूर देखनी है। सत्यावती कथा के जो लेखक हैं ईश्वरदास हैं। अवधी भाषा दोहा चौपाई छंद हैं। फिर उसके बाद आपने देखनी है पद्मावत, इम्पोर्टेंट है। पद्मावत के आप सभी को पता है कि लेखक हो गए जायसी। भाषा याद रखनी है, पद्मावत की भाषा अवधी है और चौपाई दोहा छंद है इसमें, ठीक है। उसके बाद रूप मंजरी बहुत पूछा जाता है, ठीक। इसके जो कवि हैं वो नंददास हैं। भाषा ब्रज भाषा है। दोहा चौपाई छंद हैं, ठीक है। शिताई वार्ता को याद रखना है, नारायण दास की है। राजस्थानी भाषा है। दोहा चौपाई छंद है। चित्रावली उस्मान की है। अवधी भाषा है। चौपाई दोहा छंद है। ज्ञानदीप किसकी है? ज्ञानदीप शेख नवी की है। अवधी भाषा इसकी। नल दमयंती नरपति व्यास की है और अवधी भाषा है। छंद भी देख लेना है, ठीक है। उसके बाद हंस जवाहिर किसकी रचना है? कासिम शाह की है। अवधी भाषा है, ठीक है। नल चरित्र मुकुंद सिंह की है, ये अवधी भाषा है। इंद्रावती की भी अवधी भाषा है। अनुराग बांसुरी की भी अवधी भाषा, ये भी नूर मोहम्मद की है। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। तो इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ये टेबल पूरा देख लेना है। उसके बाद 17वीं शताब्दी के मध्य संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानकों की रचना जान कवि ने की। तो ये जान कवि का नाम आपने याद रखना है, ठीक है। जान कवि ने की, जिनका रचना काल कब था? 1612 से 1664 ईस्वी माना जाता है। जान कवि ने कितने ग्रंथों की रचना की? 78 ग्रंथों की रचना की, जिसमें से 29 प्रेमाख्यानक थे, प्रेम से संबंधित थे, प्रेमाख्यानक थे। इनमें से प्रमुख हैं तो ये नाम देख लेना है। कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कमलावती, कथा नल दमयंती, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपने देख लेनी है। जान कवि प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लै मजनू काव्य की रचना की है। जान कवि की भाषा, तो इनकी भाषा पक्का याद रखनी है। ब्रज भाषा है, राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है। एक ऑप्शन में आपको राजस्थानी मिल सकता है, ब्रज भाषा मिल सकता है, लेकिन आपने यहाँ लिखा हुआ हो राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है तो उस ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वर दास कृत सत्यावती कथा को भक्ति काल के किसी धारा में भी स्थान नहीं दिया। किस रचना को? सत्यावती कथा किसकी है? ईश्वर दास की है। उसके बाद है मृगावती के रचयिता कुतुबुन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। तो ये भी आश्रित, किसके आश्रित कवि थे? इस प्रकार से भी प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान रखना है, ठीक है। मृगावती में चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा है। मंजनकृत मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वदा अभाव है। तो किस काव्य में बहुपत्नीवाद का अभाव है? मंजनकृत मधुमालती में, ठीक है। मधुमालती में नायक मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा के अनंतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा समांतर रूप से चलती है। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्ध कथानक में 2 प्रेमाख्यानक मृगावती और मधुमालती का उल्लेख किया है, ठीक है। तो ये देख लेना है। उसके बाद अगला पॉइंट जो आपने याद रखना है, सन 1643 में दक्षिण के शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क के नाम से एक प्रेम कथा लिखी थी।
फिर आ गया जायसी कृत पद्मावत के बारे में कुछ पॉइंट हैं, इनको याद रखना है क्या क्या है। जायसी कृत पद्मावत में कुल 57 खंड हैं, कभी नहीं भूलना। और इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा था, बिल्कुल याद रखना है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे गए 4 प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है। कौन कौन से? मधुमालती, मृगावती, मधुवावती और प्रेमावती। मधुमालती, मृगावती, मधुवावती और मुग्धावती और प्रेमावती। ठीक है, तो ये याद रख लेना है आपने। उसके बाद है जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी के शिष्य थे और शेरशाह के समकालीन कवि थे। तो जायसी किसके शिष्य थे, किसके समकालीन थे, तो ये पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना। और अमेठी के निकट जायस में रहते थे। जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके विषय, प्रत्येक ग्रंथ का विषय पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है। पद्मावत का क्या विषय है? नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी। आगे है अखरावट। अखरावट की का विषय क्या है? वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई, तो इसका अखरावट का विषय। उसके बाद आखिरी कलाम का विषय पूछ लिया जाता है, क़यामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा। आखिरी कलाम में किसकी प्रशंसा है? बाबर की प्रशंसा है। चित्ररेखा एक लघु प्रेमाख्यान है। कहरनामा आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है इसमें, यह कहरवा शैली में लिखा है। कहरवा शैली में कौन सी रचना लिखी है जायसी की? तो इस प्रकार से। ठीक है। मसलानामा ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। उसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के द्वारा रचित 3 ग्रंथों पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम का ही उल्लेख किया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध का ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया है। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी है, यही जायसी द्वारा पूरी हुई है। तो यहाँ पर पद्मावत में जो चरित्र हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है, तो ये महत्वपूर्ण है। रतन सिंह किसका प्रतीक है? मन का। ठीक है, रतन सिंह मन का प्रतीक है। सिंहल हृदय का, पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि का, सुबाजा हीरामन तोता गुरु का, नागमती दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि का, राघव चेतन शैतान का, अलाउद्दीन माया का। तो ये अच्छे से याद रखना है। विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। प्रेमाख्यानक काव्यों में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नलिखित कृतियों में पाई जाती है। मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती और सत्यावती कथा। ठीक है। इसके अलावा चंद्रायन, आलमकृत, माधवा, नल, काम कंदला में। ठीक है। प्रेमाख्यानक काव्यों में 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा पाई जाती है, पद्मावत में और चित्रावली में। ये दोनों नाम याद रखने हैं। सूफी कवि उस्मान चिश्ती वंश परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे और बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। तो उस्मान किसके समकालीन थे? जहांगीर के। ठीक है। उस्मान कृत चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। चित्रावली में अंग्रेजों के द्वीप का भी वर्णन मिलता है। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा में रौजतुल हकायक नामक ग्रंथ लिखा है। तो ये रौजतुल हकायक ग्रंथ किसका है? नूर मोहम्मद का। ठीक है। आगे है नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती में कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आलमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत अनुराग वांसरी की कुछ विशेषताएं बताई हैं। क्या है? इनकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्वित है। हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव, शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक खड़ा करके कहानी बांधी है। चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर बरवे लिखे हैं। उसके बाद आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। आचार्य शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास को माना है, जो कि एक पंजाबी थे और जो शाहजहां का समकालीन था। ठीक है, समकालीन था शाहजहां का,
एक पंजाबी माना जाता है। नल दमयंती नामक प्रेम कथा उसके द्वारा लिखी गई है। तो आगे नायक नायिका से भी प्रश्न बन जाता है। चंदायन का जो नायक नायिका कौन है? लोर चंदा है, ठीक है। उसके बाद सत्यवती कथा में राजकुमार सत्यवती और राजकुमार ऋतुपर्ण है। मृगावती में राजकुमार मृगावती है, राजकुमार और मृगावती है। पद्मावत में रतन सेन पद्मावती और पत्नी नागमती है। मधुमालती में मधुमालती मनोहर और प्रेमा ताराचंद है। माधवानल कामकंदला में कामकंदला माधव है। रूपमंजरी में विवाहिता रूपमंजरी व कृष्ण है, ठीक है। और रतन सेन में रंबा सोमा। तो ये हो गया हमारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा से आप कह सकते हैं। तो इतना कुछ आपने याद कर लिया तो आपका प्रश्न अच्छे से हल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में, सगुण धारा को करेंगे, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक लुइक कर दिया करो, ठीक है।